नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस प्री के पिछले 30 वर्षों के पेपर्स को विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 22वां पेपर हम डिस्कस कर रहे थे और 22वें पेपर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है, जिसमें हमने 70 प्रश्नों को डिस्कस किया था। उससे आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये सीरीज़ अब तक भी फॉलो करी है तो आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा करके देख लीजिएगा। आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ यही चीज़ें अन्य संस्थानों के द्वारा, अन्य कोचिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा 1000, 1500, 2000, 2500 में आपको दी जा रही हैं। तो जज करना आपका काम है, चीज़ों का चयन करना भी आपका काम है। मैं बस आपको सलाह ही दे सकता हूँ, बाकी मुझे अपने काम से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो चीज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो लगातार यहाँ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 70 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, उससे आगे की चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 71वां प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक अगर कोई सांसद संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और इससे जुड़ी हुई जो अतिरिक्त जानकारी वो आप यहाँ से देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 ये पदों के रिक्त होने से संबंधित है या पदों की रिक्तता से जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में बताता है। ये अनुच्छेद यह बताता है, यानी इस अनुच्छेद का, जैसे 101 आर्टिकल दे रखा है आपको, इस आर्टिकल का पहला पार्ट जो है 101(1) ये आपको बताता है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसे एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद जो विधि के द्वारा जो उपबंध करेगी उसको मानना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो किसी एक सदन का सदस्य है, यानी दोनों सदनों का सदस्य है, तो उसको एक सदन से क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। यह पहला पार्ट। इस अनुच्छेद का दूसरा पार्ट क्या कहता है? इस आर्टिकल का दूसरा पार्ट ये कहता है कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा। पहला क्या कहता है? संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा, एक समय में दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है कि संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य, एक साथ ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, यानी राष्ट्रपति जो भी नियम बनाएगा उन नियमों के अनुसार संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। इस अनुच्छेद का तीसरा पार्ट ये बताता है कि यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 101 के खंड 1 या खंड 2, यानी दोनों खंडों के बारे में जो आपको अभी बताया गया है, उन दोनों खंडों में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है या यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष दोनों में से किसी एक को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लिख करके अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा होने पर उसका जो स्थान है वो रिक्त हो जाएगा। चौथा पार्ट अनुच्छेद 101 का क्या कहता है लिखेंगे। तो संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को क्या कर देगा? रिक्त घोषित कर देगा। लेकिन 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में, यानी जब गिना जाएगा उस अवधि को, उन 60 दिनों को जो गिना जाएगा उसमें किसी ऐसी अवधि को नहीं गिना जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित रहा हो या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। ये चीजें उसमें काउंट नहीं करी जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कह करके उपहास किया था, हंसी उड़ाई थी? तो ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद में डफरिन भारत का वाइसराय बनता है। 85 में बंगाल राजस्व कानून बनाया जाता है जिसके तहत किसानों को लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान जमीन की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन था, पहला सत्र था। यह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अगला प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ये हिमा दास जो है उनका मुंह बोला नाम है, ढींग एक्सप्रेस उन्हीं को कहा जाता है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है, किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से जो है ब्रह्मोस का निर्माण किया गया। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 साल की जेल की सजा दी गई थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। 2018 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारे नए व्यूअर आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, पुराने वालों को सबको पता है कि कुछ करंट के क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता आज के समय में, उनको हम यहाँ से हटा देते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आज के समय में भी जो है महत्व है या उनकी प्रासंगिकता बची है तो उनको मैं यहाँ से नहीं डिलीट करता हूँ। ठीक है। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से ज़्यादा अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? तो ये असम में पाए गए थे। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त जो नरेश थे या राजा थे उसके समकालीन जो राजाएं हैं उनको उनके राज्यों से सुमेलित करना है। आपको पहले से ही मैंने यहाँ पे इनको मैच कर रखा है। तो ये सारे राजा जो हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा, ये सारे राजा समुद्रगुप्त के समकालीन राजा हैं। धनंजय का राज्य था कुस्तलपुर, ये इनसे संबंधित है। नीलराज का संबंध है अवमुक्त से, उग्रसेन का संबंध है पलक्का से, और विष्णुगोपा का संबंध है कांची से। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं स्थलों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से यूपी में है और सही कूट से अपना चयन करना है। यहाँ पर देखें कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो यहाँ देखेंगे कालीबंगा ये यूपी में नहीं है, लोथल गुजरात में ये भी यूपी में नहीं है, आलमगीरपुर जो है ये यूपी का एक स्थल है, हुलास ये भी यूपी का स्थल है। 3 और 4 जो है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यूपी में कौन कौन से स्थल हैं जो कि इस सभ्यता से संबंधित हैं? तो आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास, मंडी, सनौली, सोठी, ये उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। कालीबंगा और बरोर जो है ये राजस्थान में है। लोथल, बाबरकोट और भगतरव सिंधु घाटी के गुजरात में स्थित स्थल हैं। और यहाँ पर बात करेंगे बलू, फरमाना, कुणाल, ये हैं सिंधु घाटी के ऐसे स्थल हैं जो हरियाणा में स्थित हैं। गवेरीबाला और हड़प्पा सिंधु घाटी के पंजाब में स्थित स्थल हैं। ठीक है। वैसे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे उनके स्थलों से जुड़ी हुई जानकारी हो, उनकी लोकेशन की बात हो, या प्रत्येक स्थल से या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले हैं या कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इनसे जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा जानकारी आपको अब तक प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अगर आपने स्टार्टिंग से ये सभी पेपर्स देखे हैं, इनको फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पिछले पेपर्स में मिल जाएंगी। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो नाना देशी जो था, हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो नाना देशी जो है विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। होयसल साम्राज्य के समय नाना देशी व्यापारियों का एक समूह था जिसने खुद को सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक में संगठित किया था। इन्होंने मगध, मलाया, कौशल, नेपाल, फारस जैसे विदेशी जो क्षेत्र थे उन सहित कई क्षेत्रों के साथ में महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क जो है वो विकसित किए थे। श्रेणी जो थी ये प्राचीन भारत में व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन था, संघ था, समूह था। मणिग्राम या मणिगीरम, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये क्या था? ये आमतौर पर एक मध्यकालीन व्यापारी श्रेणी को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सक्रिय थी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसके आधार पर आपको अपना उत्तर चुनना है। कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था उनके शौकीन थे। तो दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण हम यहाँ पे देखते हैं। अकबर का काल माना जाता है 1556 से 1605 तक, और अकबर के शासनकाल के दौरान कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद किए गए, और इस युग को संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है। समा जो है एक सूफी समारोह है जिसमें अक्सर गायन, वादन, नृत्य, कविता और प्रार्थनाओं का पाठ, प्रतीकात्मक पोशाक पहनना और अनेक जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान जो होते हैं वो शामिल होते हैं। 2008 में यूनेस्को ने तुर्की के मेवलेवी समाज सेमिनार को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में पुष्टि की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख से मिलती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्या था? तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, परगना के समानार्थी था,
ठीक है। दूसरा दे रखा है सरकार के समानार्थी था। तीसरा दे रखा है सूबा और परगना के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तीसरा जो ऑप्शन है इसका सही है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था, तो उसको बोलते थे चौथ। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको पिछले पेपर्स में दी जा चुकी है। अब इसमें जो और चीज़ें दे रखी हैं ऑप्शन में, जैसे आपका सरदेशमुखी, तो चौथ और सरदेशमुखी तो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इसके बारे में जो भी जानकारी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। इसमें दो चीज़ें जो है वो नई हैं, अबवाब और जमादानी। ये क्या है, तो जामदानी जो है ये बंगाल के सबसे महीन मलमल के वस्त्र होते हैं। यह लोकप्रिय रूप से ढकाई जमादानी के रूप में जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के दौरान ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था और मुगल सम्राटों ने मध्यकालीन भारत में जामदानी के उत्पादन का संरक्षण भी किया। बंगाल में ढाका जो था, मध्यकालीन भारत में बुनाई का जो प्रकार है जामदानी, इसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। पारंपरिक जामदानी को 2013 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया और जामदानी साड़ी को 2016 में जो है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का जो दर्जा था वो दिया गया। जामदानी साड़ी किसी भी बांग्लादेशी उत्पाद को दिया गया पहला जीआई टैग था। अब अबवाब जो दे रखा था इसमें ये क्या है, ये मुगल भारत में नियमित करों के अलावा सरकार द्वारा लगाए गए सभी अस्थायी और परिस्थिति जन्य करों और अधिरोपणों को अबवाब कहा जाता था। मतलब कुछ ऐसे होते थे जो रेगुलेट होते थे, बिल्कुल रेगुलर होते थे, जो कि लिए जाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर होते थे जो परिस्थिति के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से लगा दिए जाते थे। तो परिस्थिति जन्य कार्य या जो अधिरोपण होते थे जो जनता पर लगाए जाते थे, उन्हीं को क्या नाम दिया जाता था, अबवाब नाम दिया जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मस्जिद नामक जो मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था माहम अंगा ने। माहम अंगा जो थी 1561 ईस्वी में एक मस्जिद खैरुल मस्जिद के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। माहम अंगा मुगल सम्राट अकबर की मुख्य धात्री थी। माहम अंगा 1560 से 1562 तक जब अकबर किशोर था, मतलब कम उम्र थी उनकी, तो किशोर सम्राट और मुगल साम्राज्य के वास्तविक संगठन की एक पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में महामंगा ने काम किया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, स्थान दे रखे हैं और उन स्थानों पर जो है नेतृत्वकर्ताओं के नाम से आपको मैच करना है। संबलपुर में नेतृत्व किया सुरेंद्र साई ने, गंजाम में नेतृत्व किया राधा कृष्ण दंडसेन ने, कश्मीर में गुलाब सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया, लखनऊ में लियाकत अली के द्वारा जो है नेतृत्व नहीं किया गया था। अब इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। सुरेंद्र साय जो थे ये विद्रोहियों के द्वारा हजारीबाग जेल से बाहर निकाले गए कई लोगों में से एक थे और सितंबर के मध्य में सुरेंद्र ने खुद को संबलपुर के पुराने किले में जो है स्थापित किया था। गुलाब सिंह ये डोगरा राजवंश के संस्थापक थे। 30 जून 1857 को इनका निधन हुआ था। राधा कृष्ण दंडसेन की बात करें तो ये खोल विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करने के लिए सावरस और कुछ स्थानीय मिलिशिया कुलों का नेतृत्व किया था। लियाकत अली ये प्रयागराज के परगना चैल के ग्राम महागांव के थे और इन्होंने पेयम ए अमाल गीत की रचना की थी। निम्नलिखित युग्मों से कौन सम्मिलित नहीं है, कुछ रियासतों के नाम हैं और उनके शासक दे रखे हैं, उनसे आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से जो है मैच नहीं किया गया है। देवगिरी रियासत जो थी इसके शासक शंकरदेव, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्या। रायचूर रियासत का संबंध रामचंद्र देव से नहीं है। रामचंद्र देव के बारे में बात करते हैं, ये सोना राजवंश वारंगल के शासक थे। शिलालेखों में इन्हें महान सुअर के रूप में संदर्भित किया गया है। रामचंद्र ने अपनी मृत्यु तक अलाउद्दीन की मदद की और मलिक काफूर को काकतीय और होयसला को हराने में मदद की थी। ठीक है, काकतीय को हराने में 1309 में इनके द्वारा हेल्प करी गई थी अलाउद्दीन की और होयसल को हराने में 1311 में मदद की गई थी। वीर बल्लाल ये होयसल साम्राज्य के अंतिम महान राजा थे। अपने शासन के दौरान उन्होंने देवगिरी के यादवों, मदुरई के पांड्यवंश और दक्षिण भारत के अन्य छोटे राजवंशों के साथ में कई युद्ध लड़े थे। अंत में शंकरदेव 1313 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के उत्तराधिकारी सिम्हाना तृतीय के खिलाफ देवगिरी में एक और अभियान का नेतृत्व किया। सिम्हाना तृतीय को ही शंकरदेव के नाम से जाना जाता था। वीर पांड्या एक पांड्यन राजकुमार थे जिन्होंने 1253 से 1275 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में तमिलकम क्षेत्रों पर शासन किया था। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर, अहमद शाह। तो इनके कालक्रम के अनुसार देखें तो इसमें सबसे पहले राजा जहांदार शाह, इसके बाद में समय काल आता है मोहम्मद शाह का, इसके बाद में अहमद शाह और सबसे अंत में आलमगीर।
जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 तक था। मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 तक जो है मुगल सम्राट थे। अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक शासन किया और आलमगीर ने 1754 से 1759 तक शासन किया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी, आपको पता है गुजरात की है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है, तो यमुना नदी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किन पहाड़ियों में अवस्थित है, तो तिरुमाला पहाड़ियों में जो है वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में है और तिरुपति में पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित है कि एक हिंदू मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और इस मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, तो ये प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव जो हैं उनका विस्तार माना जाता है राजस्थान के मरुस्थल या थार के मरुस्थल को। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो ताप्ती या तापी नदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बाकी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सारी जो है पश्चिमी घाट से निकलती हैं। गोदावरी की बात करेंगे, गंगा के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये मध्य भारत के पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर कुछ बांध हैं, गंगापुर बांध, जायकवाड़ी बांध, घंटाघर बांध, ये गोदावरी नदी से संबंधित हैं। ताप्ती या तापी नदी के बारे में बात करेंगे। ये गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच मध्य भारत की एक नदी है जो अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट के पास से होता है। कावेरी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर के बहती है। ये पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज से या ब्रह्मगिरी श्रृंखला में तल कावेरी से निकलती है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है, तो ये परिवहन और संचार के विकास पर आधारित है। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज़्यादा है, हर गाय पर सबसे ज़्यादा जो एनुअल प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, डेनमार्क में सबसे ज़्यादा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में किस में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है, तो वो श्रावस्ती में है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के उद्देश्य से देखा जाए तो 7 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ में पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता उसको साक्षर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। 2011 की जनगणना के परिणामों से ये पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता की दर की बात करें तो 74.04%, ठीक है। पुरुषों के लिए देखा जाए तो 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46, ठीक है। ओवरऑल 74.04। 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है जो 2001 की जनगणना में 16.62 करोड़ के आंकड़े से वृद्धि को दर्शाती है। श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर के जिलों ने अभी तक 50% साक्षरता का आंकड़ा पार नहीं किया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, रामपुर की जो महिला साक्षरता है वो 44.44% है। बलरामपुर की महिला साक्षरता दर जो है वो 38.43% है और बहराइच की बात करेंगे तो 39.18%। श्रावस्ती की महिला साक्षरता की बात करें तो 34.78% है, जो कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति को प्रदर्शित करती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फल की एक किस्म है, यानी सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये किस फल की जो है एक प्रजाति है, तो ये अंगूर की प्रजाति है। अंगूर भारत में 3 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में मृदा और जलवायु परिस्थितियों की विभिन्न स्थितियों में उगाया जाता है। ये 3 क्षेत्र भारत में उप उष्णकटिबंधीय, गर्म उष्णकटिबंधीय और हल्के उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र हैं जिनमें अंगूर की खेती की जाती है। सुल्ताना जो प्रजाति है अंगूर की, ऐसा माना जाता है कि सुल्ताना किस्म की उत्पत्ति एशिया माइनर से हुई थी। ये अंगूर एक अंडाकार आकार वाले हल्के हरे रंग के होते हैं और भारतीय बाजारों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। इन अंगूरों से संसाधित जो किशमिश होती है उसमें शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें हमारे देश में आमतौर पर नाश्ते के रूप में उपभोग किया जाता है। गुलाबी जो किस्म है ये गुलाबी या मस्कट हैम्बर्ग अंगूर की फसल का मौसम जनवरी से मार्च और जून से दिसंबर महीने के बीच में होता है, जिनमें ये गुलाबी वाली जो किस्म है उगाई जाती है। काली चंपा जो किस्म है ये प्रजाति रस, मिठाई और विशेष रूप से शराब के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो केरला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, राज्यों के नाम दे रखे हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सर वो है आपकी अनाईमुदी, ठीक है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती।
उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी नंदा देवी है, और इसके बाद में तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया है, ठीक है। ये जो मैंने बताया है इसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। उत्पादन के आंकड़ों से उलट जापान में विश्व का सबसे बड़ा आयोडीन भंडार है, जबकि चिली में दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। देखिए, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चिली में होता है। लेकिन वैश्विक संदर्भ में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा भंडार किस देश में है आयोडीन के? जापान में है। चिली भंडारों के मामले में दूसरे स्थान पर है, और गुजरात जो है ये भारत का सबसे बड़ा आयोडीन का उत्पादक है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो हरियाणा में है। भारत में बाल लिंगानुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी बाल लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं तो किस आयु वर्ग की बात करते हैं? 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु वर्ग की बात करते हैं। हरियाणा का बाल लिंगानुपात 834 है, उत्तर प्रदेश का 902 है, केरल का 964 है, और जम्मू कश्मीर का 862 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संख्या सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। मतलब इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर जो हुई थी तो सबसे पहले किसकी हुई थी? तो उसके अनुसार उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम, सबसे पहले कवच वाले जीव आए, इनके बाद में पहले कीट, यानी सबसे पहले इन चारों में से कवच वाले जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, उसके बाद में कीटों की उत्पत्ति हुई, और कीटों के बाद में सरीसृप आए, और सरीसृप के बाद में फिर पहला स्तनधारी जीव आया, ठीक है। पहले शल्कधारी, या जो कवच वाली बात हो रही है, कवचधारी जंतुओं को शल्कधारी जंतु भी कहते हैं, तो इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी 543 से 488 मिलियन साल पहले महासागरों में। जो पहला अकशेरुकीय जीव था वो इस समयावधि में विकसित हुआ। ये शल्क या पृष्ठवर्म वाले कोमल शरीर वाले जंतु थे। जैसे के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ट्रायलोबाइट्स जो है ये शल्कधारी जीव का ही उदाहरण है। कुछ शल्कधारी जंतुओं, समुद्र में रहने वाले जीवों के जीवाश्म कुछ सेंटीमीटर लंबाई के हैं, और उनकी अवधि 520 मिलियन वर्ष पहले की बताई जाती है। पहले कीटों का जो विकास हुआ था वो 416 से 359 मिलियन साल पहले हुआ। सरीसृपों का विकास 359 से 299 मिलियन साल पहले हुआ, और पहले स्तनधारियों का जो विकास हुआ वो 251 से 200 मिलियन साल पहले हुआ। इसी समयावधि के दौरान डायनासोर ने भी अपनी उपस्थिति बनाई, छोटे छोटे स्तनधारी भी दिखाई देने लगे। लेकिन जो स्तनधारी थे जो इस टाइम पे डेवलप हुए थे, उनमें से ज़्यादातर स्तनधारी चूहों से बड़े नहीं थे, और छोटे स्तनधारियों को डायनासोर के विलुप्त होने से लाभ हुआ। वे पैलोजेनिक काल के दौरान बड़े हुए और उनमें बहुत सारी विविधताएं उत्पन्न हुई। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा को दर्शाती है? तो ये जो परिभाषा है ये संपोषणीय विकास की परिभाषा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2023 की विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है वो क्या है, वो आपको याद रखनी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम में से सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। ये 2023 के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। इसके अलावा ऑप्शंस में जो अन्य तिथियां दे रखी हैं, 8 मई, 5 जून, 16 अक्टूबर, इन तिथियों को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं इनके बारे में भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। 8 मई को मनाया जाता है थैलेसीमिया दिवस, और 2023 के थैलेसीमिया दिवस की जो थीम है वो है थैलेसीमिया के बारे में लोगों को शिक्षित करना, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। ये जो है 2023 की थीम है। 5 जून को जो है प्लास्टिक दिवस मनाया जाता है, और 2023 की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 की जो इसकी थीम है वो है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का जिक्र करता है? तो नीति आयोग जो है इससे संबंधित है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आयकर से है, इनकम टैक्स से है। ये कुछ स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? ये एम्स्टर्डम में है। ये पहले भी पूछा जा चुका है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। भारत द्वारा घोषित ABC
ईडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। एबीसी सूचकांक का पूर्ण रूप है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ये सूचकांक बाल भलाई के 4 बहुत बुनियादी पहलुओं को मापने का काम करता है और ये 4 संकेतकों का भारित औसत है। तो 4 संकेतक जो इसमें हैं, 4 इंडिकेटर जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जीवन रक्षा, इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत लिया जाता है। दूसरा टीकाकरण है, तीसरा पोषण है और चौथा है स्कूली शिक्षा। इन 4 संकेतकों के आधार पर जो है ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। आदर्श रूप से हर बच्चे को 5 साल की उम्र तक जीवित रहना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिरक्षित होना चाहिए, अच्छी तरह से पोषित होना चाहिए और स्कूल जाना चाहिए। ये जो है इस इंडेक्स में बताया जाता है और इसी के आधार पर इसके जो डेटा है या इसके जो आंकड़े हैं वो निकाले जाते हैं। इस स्थिति में एबीसी इंडेक्स 100% के करीब होगा जब ये चारों संकेतक जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, अगर ये अपनी जो है अच्छी स्थिति में होंगे। ये आदर्श स्थिति किसी भी भारतीय राज्य में वर्तमान समय में दिखाई नहीं पड़ती है, यहाँ तक कि केरल में भी नहीं, जो कि इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य माना जाता है। पैमाने के निचले भाग में एबीसी सूचकांक पूर्व में ज्ञात राज्यों के लिए बमुश्किल 50% है, जो कि बीमारू राज्य यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो है जो पहले राज्य हैं बीमारू राज्य जिनको कहा जा रहा है यहाँ पे बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, इसमें भी जो है मुश्किल से 50% के आसपास ही जो है डाटा इसका पहुँचता है। मोटे तौर पर ये एक ऐसी स्थिति से मेल खाता है जहां इन राज्यों में औसत बच्चा 4 प्राथमिक लक्ष्यों में से केवल आधा लक्ष्य ही प्राप्त करता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो लगभग 55% लोग पूरे विश्व के जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है? वो है स्मॉग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक होते क्या हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक प्रदूषकों की। वे प्रदूषक जो किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कणीय पदार्थ, नाइट्रोजन और जहरीली धातुओं के ऑक्साइड। ये सभी प्राथमिक प्रदूषकों के उदाहरण हैं क्योंकि ये सीधे जीवाश्म ईंधन, ज्वालामुखी विस्फोट और औद्योगिक अपशिष्टों के जलने से जुड़े हो सकते हैं। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के एक दूसरे के साथ या आसपास के अन्य पदार्थों के साथ जो रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रिया होते हैं, उनके कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि धुंध जो है ये धुएं और कोहरे का संयोजन है और द्वितीयक प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुंध एक वायु प्रदूषक है जो मुख्य रूप से परागण और धूल जैसे अन्य कणीय पदार्थ जैसे सल्फर ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ मिलकर के बनती है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये तब होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक कैटलिस्ट के रूप में एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और निचले स्तरों पर ओजोन बनाने का काम करते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वो मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर डाल दिया है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध यानी फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है उसके मुख्य घटकों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, क्षोभ मंडलीय ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सारी चीज़ जो होती हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में देखने को मिलती है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किस में प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी ज़्यादा होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं इनमें प्रजातियों में काफ़ी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए रेशम जो है ये भी कीटों से प्राप्त होता है, शहद भी मधुमक्खी ये भी एक कीट है, लाख जो होता है ये भी कीट से प्राप्त होता है, मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? मतलब जैसे पेड़ के पत्ते जब आवाज़ करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की जो ध्वनि होती है या साउंड होता है वो इससे उत्पन्न होता है? तो ये 20 डेसिबल के आसपास होता है। डेसिबल एक लघुगणक इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि स्तर को मापने के लिए किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल, संचार में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ विभिन्न जो ध्वनियाँ हैं उनका जो डेसिबल लेवल है वो दिया गया है। जैसे एक फुसफुसाहट की जो डेसिबल में माप होगी वो लगभग 30 डेसिबल के आसपास होगी, और जैसे दो व्यक्ति सामान्य बातचीत कर रहे हैं उनकी जो साउंड होगी वो लगभग 60 डेसिबल के आसपास होगी। समय की लंबी अवधि में 70 डेसिबल से अधिक शोर जो होता है हमारी सुनवाई को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। मतलब एक
त्वरित रूप से इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक हम जब 70 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को लगातार सुनते हैं तो उससे हमारे कानों को नुकसान पहुंचता है। और 120 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है या शोर होता है हमारे कानों को तत्काल, यानी बिल्कुल जिस टाइम पर आप सुन रहे होंगे उस टाइम पर ही आपके कानों को डैमेज कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में पेड़ के पत्तों की सरसराहट का जो डेसिबल लेवल होता है वो 20 डेसिबल के आसपास होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारत में अनुमन्य शोर स्तर निर्धारित किया है, यानी कि इससे ज़्यादा शोर जो है उन जगहों पर नहीं होना चाहिए। जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा जो है, जो कि प्रदूषण बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है, दिन के समय में 75 डेसिबल और रात के समय में 70 डेसिबल। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ पे आयोजित हुआ था? पेरिस में। आज के समय में इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में की गई थी, इसको याद रखेंगे। सबसे अधिक स्थिर स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो जो सागर होता है, महासागर होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र की कैटेगरी में आता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो जो कूड़ा कचरा होता है उसको जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का यूज किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये सभी बड़े कॉमन से क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार ये जो है पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी पता होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया तो इसकी भी हम काफ़ी बार एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, विस्तार से इसके बारे में बता चुके हैं, तो यहाँ पर इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये क्या है? तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन जो होता है इसका मुख्य भाग होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी होते हैं। इसके अलावा इसमें एथेन, प्रोपेन, भारी हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी की भी थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर होती है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो डिक्लोफेनिक नाम का जो एक औषधि है या दर्द निवारक है वो जो है पशुओं को दिया जाता था। पशुओं की उसके बाद में डेथ हो जाती है, फिर डेथ के बाद में उन पशुओं का जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको गिद्ध खाते हैं, मतलब उनका जो मांस वगैरह होता है उसको गिद्धों के द्वारा खाया जाता है। तो इससे धीरे धीरे जो डिक्लोफेनिक के जो पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर होते हैं पशुओं के अंदर, उसको गिद्ध खाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी प्रजाति जो है काफ़ी कम हुई है, उनकी संख्या में भी गिरावट इसके वजह से हुई है, जिसके कारण इस डिक्लोफेनिक को वर्तमान समय में बैन भी कर दिया गया है। डाइक्लोफेनिक एक सूजन रोधी दवा है जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा मवेशियों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता था। छोटी खुराक में भी ये गिद्धों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, विषाक्त है, जिससे गुर्दे की विफलता होती है, मतलब उनका जो किडनी वगैरह होती है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। इससे पक्षियों के रक्त में यूरिक एसिड जमा हो जाता है और उनके आंतरिक अंग जो होते हैं, इंटरनल जो उनके ऑर्गन होते हैं, उनके चारों ओर क्रिस्टलीकरण हो जाता है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे आंत में गाउट या गांठ वगैरह जो है वो उनके पक्षियों के यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाती है। 11 मार्च 2006 को भारत में पशु चिकित्सा के लिए दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब ऑप्शन में जो और दवाइयों के नाम दे रखे हैं जैसे इबुप्रोफेन, ये जो एक गैर स्टेरॉइडल सूजन रोधी दवा वर्ग में आने वाली एक मेडिसिन है। इसका उपयोग दर्द, बुखार, सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। एसिटामिनोफेन ये दर्द और बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, इसे पैरासीटामोल के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन जो होता है इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। ये दर्द, बुखार, सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे ज़्यादा होता है? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंग। तो इन चारों में से प्रकाश की गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ये 108 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है, ठीक है, निर्वात में। सैद्धांतिक रूप से ये कहा जा सकता है कि कोई भी चीज़ प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकती है। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शंस में से किस में होगा? तो इस्पात में होगा, ठीक है। ध्वनि की गति उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिससे वह गुजर रहा होता है, यात्रा कर रहा होता है। ठोस माध्यम में क्या होता है? जो कण होते हैं ठोसों के वो एक दूसरे के साथ बारीकी से सटे हुए होते हैं, इसलिए घनत्व तो इनका ज़्यादा होता है। एक अणु से दूसरे अणु तक जो सूचना होती है वो ठोस माध्यम में तेजी से यात्रा करती है। तरल में क्या होता है? जो अणु होते हैं ठोस की तुलना में दूर दूर फैले हुए होते हैं, अतः द्रवों का घनत्व जो होता है वो कम होता है। और गैस में अणु द्रवों से भी ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर जो है बिखरे हुए होते हैं, तो इसका घनत्व सबसे कम होता है।
अब यहाँ पर देखेंगे कुछ विशेष चीज़ों में जो ध्वनि तरंगों का वेग है वो कितना होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि तरंगों का वेग 1270 मीटर पर सेकंड होता है। इस्पात में 5920 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का वेग 0 होता है, शून्य होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जल में ध्वनि तरंगों का वेग 1480 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। अब अगला क्वेश्चन है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। जैसे आपकी आंखों में धुआं चला जाए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो किस वजह से होती है। तो धुएं में ये जो आंखों को प्रभावित करने वाला जो उत्तेजक होता है उसका नाम है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग की किताब है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंवले में सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो अभी आपको पता ही है कि पृथ्वी के अलावा जो जीवन की संभावना खोजी जा रही है, जिस पर रिसर्चेस चल रही हैं, तो वो मंगल ग्रह के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको आप E=mc² के नाम से जानते हैं, इसके लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को याद किया जाता है। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खास करके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा इस मामले में सबसे बढ़िया होती है, ये किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन पैदा नहीं करती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्ययन के लिए निम्न में से उनको कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर ये गलत टिक हो रखा है। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, इन तीनों भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी जो है आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्न में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था? तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन जो है, इसको अशोक चंद्रा के द्वारा आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा दी गई थी। अशोक चंद्रा द्वारा योजना आयोग को भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता था। योजना आयोग, ये काफ़ी बार इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है और इसके बारे में जान लेते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है और भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को एक नए संस्थान नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर बात करें तो देश के सार्वजनिक प्रशासन की जांच करने एवं आवश्यकता होने पर सुधार तथा पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने के लिए एक जांच आयोग के रूप में जनवरी 1966 में इसे स्थापित किया गया था। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जब आया था तो इसकी अध्यक्षता प्रारंभ में मोरारजी देसाई ने और बाद में के हनुमंतैया ने करी थी। 2005 में गठित दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली द्वारा की गई थी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो पी.एन. भगवती उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश थे। जनहित याचिका को 1986 में पी.एन. भगवती द्वारा भारतीय न्यायिक प्रणाली में एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में पेश किया गया। तो ये याद रखेंगे पी.एन. भगवती का नाम, और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि किस मामले में जनहित याचिका की जो अवधारणा थी वो निकल करके आई थी, तो वो थी एस.पी. गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू ने ये किताब लिखी है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की जो तिथि थी वो थी 24 जनवरी 1950, लास्ट मीटिंग हुई थी इस तिथि को। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। पहली बार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और इसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था, इसकी शुरुआत की थी। 3 वर्ष की बहस के बाद में दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा द्वारा मसौदा समिति की स्थापना की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो वह है विधान परिषद। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्टैब्लिश किया गया? तो ये 1985 में आया था। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई, जिसे 2006 में स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया था। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये एक 20 हो सकता है। 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के हो सकते हैं।
तो ये हो गया पूरा आपका 2018 का पेपर, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जो है डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको आज के इस सेशन से मिली होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।